बारिश हिमाचल के लिए मुसीबत बन गई है। जहां पहले बादल बरसते थे, अब वहां पर बादल फट रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल या शिमला हो, फिर या कुल्लू या फिर मंडी हो, हर जगह भयावह स्थिति है। जिंदगी बचाने के लिए अब जंग लड़नी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जो पहाड़ पहले आंखों को सुकून देते थे, वो खुद कैसे आंसू बहा रहे हैं। ये कुदरत का गुस्सा है या इंसानों से बदला, क्योंकि जो बादल अब तक बरस रहे थे वो अब डायनामाइट बनकर फट रहे हैं। हिमाचल का कुल्लू हो या शिमला, हर जगह आसमानी हमला हो रहा है। उत्तराखंड की केदार घाटी ने पूरे देश की धड़कन बढ़ा दी है। कहीं खंडहर बने मकान हैं तो कहीं मलबे में तब्दील दुकानें हैं। सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है, जहां 6 जगह बादल फटा है और शिमला, मंडी, कुल्लू सबको बर्बाद कर दिया है। क्योंकि बादल फटने के बाद हिमाचल में मौत का सैलाब आया है। नाले नदी बन गए हैं और नदियां समंदर। बस्ट हुआ, वो एक रेंज में 5 क्लाउस्ट बस्ट हुए और ये एक छोटा सा नाला था और इस छोटे से नाले में आप ये अंदाजा लगाओ कि तकरीबन ये नाला नहीं है, ये नदी बन गई है। तो ये क्लाउड बस्ट ही वाटर बम की तरह लग रहा है। मैंने पिछली बार के भी क्लाउड बस्ट देखे हैं और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना ज़्यादा यहाँ पानी वो आ जाएगा। हिमाचल में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात खोज रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं शिमला में लापता लोगों को खोजने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। शिमला के स्मेज गांव में बुधवार रात को बादल फटने से तबाही हुई। आज तीसरा दिन है जब बचाव कर्मी कोशिश कर रहे हैं लापता लोगों को ढूंढने की। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं ताकि नज़र रखी जाए इस सारे एरिया पे और कहीं कोई व्यक्ति कोई फंसा हो तो उसको जो है वो निकाला जाए। तो ड्रोन्स की मदद जो है आप देख सकते हैं कितनी हाइट तक ये ड्रोन जो है जा रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है बचाव कर्मियों द्वारा जो है किया जा रहा है। गुरुवार को शिमला के समेज गांव में बादल फटा था, जिसमें पूरा गांव बह गया। दर्जनों घर चंद सेकंड्स में नदी में समा गए। अकेले हिमाचल से 36 लोग लापता हैं, जिसमें 8 स्कूली बच्चे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम मलबे में लोगों को खोज रही है। क्लाउड बस्ट हुआ कुल्लू जिला और शिमला जिला, दोनों डिप्टी कमिश्नर यहाँ हैं। आज शाम तक इनको सबको आपदा राहत मिल जाएगी। जो कुछ बचेंगे जो इधर उधर गए उनको कल तक मिल जाएगी, पर कल तक हम सब परिवारों को बसा देंगे। जहाँ भी किराए का मकान मिलता है गांव में 5000 रुपया सरकार उपलब्ध करवा देगी। मतलब आज ही रात से उनको 5000 रुपया घर का उपलब्ध करवा देगी। वो सरकार वहन करेगी? नहीं, सारा किराया 3 महीने तक, जब तक हम उनको आपदा राहत में बरसात खत्म नहीं हो जाती, हम देंगे। खाना पीना जो भी गैस का सिलेंडर, चूल्हा, वो सब हम आज उपलब्ध करवा देंगे। ये और इसके अलावा 50,000 रुपया उनको अभी घर के जो अपने कपड़े है खरीदने के लिए, वो हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बुधवार रात को शिमला के स्मेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है।
आज तीसरा दिन है जब बचाव कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। ये नाला जो है इसके उस पार जो है शिमला जिला पड़ता है और इस जहां हम हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जगह पड़ती है। पर तबाही किस कदर थी उसका आप ये मंजर देख लीजिए। बड़े बड़े पत्थर जो हैं उस बादल फटने की वजह से इस नाले में आए हैं। कई फीट मलबा जो है साथ में आया है, जिसकी वजह से उन शवों को ढूंढना, लोगों को ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल जो है काम है। सामने हैं बचाव कर्मी काम कर रहे हैं, जहां ढूंढने की कोशिश भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ तमाम जो बचाव कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। दरअसल बादल फटने से जिस तरह के हालात बने हैं, रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह मलबा है और अब लापता लोगों और डेड बॉडी को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आईटीबीपी पुलिस और होमगार्ड की टीमें अलग अलग मोर्चे पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। टूरिस्ट की देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही कुल्लू में मलाना के पास लोगों के फंसने की सूचना है। उसमें मुझे लगता है कुछ स्थानीय लोग भी हैं और कुछ उसमें टूरिस्ट भी हैं, बट वो बिल्कुल सेफ लोकेशन पे हैं और उनके पास रहने की व्यवस्था है और खाने पीने की है और प्रशासन जो है उनको जल्दी वहाँ रेस्क्यू करेगा। और ये आज तो संभव नहीं है लेकिन कल के लिए प्लान हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम उनको सेफ्टी निकालेंगे। कुल्लू में बादल फटने के बाद से ब्यास नदी उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे घरों की नींव हिलने लगी है। कुल्लू में एक 4 मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में ढह गई और ब्यास नदी की उफनती लहरों में समा गई। ब्यास नदी में उफान के बाद कुल्लू मनाली NH3 ठप पड़ गया है। वहीं 47 घर, 10 दुकानें, 7 पुल, 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी, बस अड्डा, 18 गाड़ियां, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बह गए। यानी एक झटके में करोड़ों का नुकसान हो गया है। बॉडीज अभी तक बहुत कम रिकवर हुई है। हम तो दुआई करते हैं कि वो सेफ हो, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्टेट पुलिस है, पुलिस के जवान है, होम गार्ड है, सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी हमने सबसे बात भी करी है और हम यहाँ पे एडिशनल मशीनरी भी अभी डिप्लॉय करेंगे, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मिलकर सब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से सेफली इवैक्यूएट करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए भी सरकार मजबूत प्रयास करेगी। वहीं कुल्लू मनाली बाईपास रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारतीय वायुसेना देवदूत बनकर काम कर रही है। सेना ने शिमला के समेज गांव में एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। बता दें कि शिमला में बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही समेज गांव में ही हुई है। कुल्लू में व्यास के साथ साथ पार्वती नदी भी उफान पर है, जहां मलाना प्रोजेक्ट में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तार की मदद से उफान मारती पार्वती नदी के ऊपर से एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 305 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। लेकिन हिमाचल में डायनामाइट बने बादलों ने पिछले साल की याद ताजा कर दी है, क्योंकि बादल सिर्फ फट नहीं रहे, धरती भी हिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भूकंप के भी झटके लगे हैं। ये झटके लाहौल स्पीति में महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 की रही। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सवाल कई खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये सवाल हर बार उठते हैं कि यहाँ नियमों को ताक पर रखकर नालों और नदियों के किनारे लोगों की बसावट बढ़ी है। ऐसे में जब भारी बारिश होती है या बादल फटते हैं तो बड़ी तबाही होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल ने पहले हुई तबाही से भी कोई सबक नहीं लिया। उधर पर्यावरण विशेषज्ञ इसके लिए पहाड़ों की सीधी कटाई, अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों का कटान और रास्ता बनाने के लिए
पहाड़ों में किए गए ब्लास्ट को जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि इन सब से हिमाचल का मौसमी सिस्टम बिगड़ गया है, जो अभी सिर्फ आगाह कर रहा है, आगे इससे भी बड़ी तबाही मचा सकता है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपने देख ली, हालात उत्तराखंड में भी ऐसे ही है। उत्तराखंड में केदार घाटी में ऐसी आपदा आई कि पहाड़ और मलबे के बीच जिंदगी फंस गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सेना के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन अभी भी 1000 लोग वहां पर फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए जंग जारी है। ये वो तबाही का मंजर है जो आए तो केदार घाटी में है, लेकिन दर्द में पूरा उत्तराखंड है, क्योंकि बादल फटने से केदार घाटी का एक बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ जाने का रास्ता तबाह हो गया है। अब हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को रस्सी के सहारे दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनप्रयाग में, केदारनाथ जाने वाला मेन हाईवे, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी तबाही हुई है। और वो देखिए पूरा का जो पूरा हाईवे है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो नीचे आए और पूरी सड़क जो है वो खत्म हो चुकी है ऊपर की तरफ पहाड़ी के रास्ते से, क्योंकि सड़क का रास्ता बंद हो चुका है, दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसे में पहाड़ी के रास्ते इन सभी को नीचे लाने की कवायद चल रही है। ऊपर देखिए रास्ता इतना कठिन है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पैर अगर ऐसी जगह पर पड़ गया कि पत्थर नीचे खिसका तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बड़ी हिम्मत से और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को निकालने की कवायद जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जरिए की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन करने आए थे, जिनमें से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या ऐसे श्रद्धालुओं की है जो फंसे हुए हैं। केदारनाथ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग जो हैं वो सुबह के वक्त आप देखिए ऊपर से नीचे लाए गए। कहाँ से आए भैया? ऊपर गौरीकुंड से भाई। गौरीकुंड से? बहुत बुरे हाल है ऊपर। क्या हाल है, किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल वहाँ तो कम से कम 150-200 घोड़े साफ है और बंदे बहुत सारे। अच्छा। और ऊपर कितने दिन से फंसे रहे हो? अपने 6 दिन से उधर ही फंसे हैं। 6 दिन से? हाँ भाई। तो आप लोग वहाँ क्या दर्शन करने गए थे या काम करते थे? उधर काम करते थे ऊपर। अच्छा। आप कहाँ काम करते थे? ऊपर गौरीकुंड के ऊपर। गौरीकुंड के ऊपर। हाँ। तो ऊपर पूरा रास्ता खत्म हो चुका है? रास्ता बिल्कुल खत्म, महीने भर के लिए बंद है अभी रास्ता। पैदल से तो बहुत मुश्किल है, यहाँ से जैसे निकाले वैसे रास्ते निकाले, जो भी लोकल है वही निकल पा रहे, यात्री तो निकल नहीं पा रहे पैदल। तो वहाँ अभी कितने लोग फंसे हैं? बहुत है, अभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा। आने नहीं दे रहे ना उसे सबको साथ में। खाने पीने का सामान है उनके पास? खाने पीने का भी मुश्किल लग रहा है, होटल वाले को तो होंगे, अब यात्री लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सर। वहाँ कोई होटल सारा बंद करके सब लोग निकल के भाग गए वहाँ से। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान हैं। उत्तराखंड के ऊपर किस तरह का पहाड़ टूटा है उसे इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं। पहाड़ियों के बीच जमा हुए मलबे में बचाव दल की टीम उन शवों को ढूंढ रही है जो बादल फटने के बाद बह गए थे। केदारनाथ में 150 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं मिली है। वहीं शासन से लेकर प्रशासन सबकी नजर केदारनाथ पर है। फंसे हुए लोगों को लाने के लिए लगातार वायुसेना का भी सहारा लिया जा रहा है। वायुसेना का चिनूक और MI-17 मुस्तैदी से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा है। दरअसल बुधवार रात करीब 9:30 बजे लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटा था, जिससे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का रास्ता बह गया था। लेकिन बड़ी तबाही उन पत्थरों ने मचाई जिसने रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब तक 7000 लोगों को रेस्क्यू किया है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये लोग तो बाल बचे। अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां पर एक नई वजह से सियासत गरमा गई है। अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया। रामनगरी में हुए अधर्म पर न्याय की मांग करते हुए पीड़िता की मां ने सीएम योगी से मुलाकात की थी।
जिसके 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोपी के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन किया गया। दूसरी तरफ मामले में सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर धर्म के आधार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग उठा दी है। उत्तर प्रदेश में गुंडे, अपराधियों और भूमाफियाओं में खलबली मचाने वाले महाबली बुलडोजर का एक्शन धर्मनगरी अयोध्या में एक अधर्म के मामले में किया गया है। दरअसल अयोध्या के भदरसा में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई। इसी मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इसके पहले यूपी के राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने AI नाम की बेकरी सील की है, फिर बेकरी का लाइसेंस रद्द किया और आखिर में बुलडोजर एक्शन किया गया। दरअसल अयोध्या में हुए रेप के मामले में 2 आरोपी हैं, एसपी नेता मोईद और दूसरा उसका नौकर राजू। इन दोनों पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पहले बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की थी और दोषियों पर कार्रवाई की बात की थी, जिसके 24 घंटे के बाद ही आरोपी मोईद खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर सपा नेता की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग में एक बैंक चल रहा था, इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया। प्रशासन ने बैंक को 1 हफ्ते में खाली करने का नोटिस दिया है। 65 साल के मोईद की 4 और संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी मार्क किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन पार्टी को रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर आरोपी को फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो इस मामले में डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग कर दी है। दूसरी तरफ यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट पर हैरानी जताई और सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का समर्थन किया है। उसका जानकारी सही पता करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हुआ। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद ने रोते हुए अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अयोध्या रेप कांड की सियासत विधानसभा में भी गर्मा चुकी है, जब योगी ने लखनऊ में दंपति के साथ हुई छेड़छाड़ के साथ अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोईद खान का जिक्र किया। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुरा कलंदर थाने के प्रभारी निरीक्षक रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भदरसा अखिलेश गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार को धमकाने में अयोध्या नगर कोतवाली में 2 नामजद आरोपियों और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर की गई है। संसद में राहुल और अखिलेश की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिल रही है। राहुल और अखिलेश का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये साझेदारी लंबी चल सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी को 27 में बड़ी चुनौती मिल सकती है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी के 2 लड़कों का सियासी चक्रव्यूह आखिर कैसे भेदेगी। राहुल और अखिलेश की ये सियासी यारी को विस्तार से बताती सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जुलाई महीने की पहली तारीख थी। 18वीं लोकसभा का संसद में पहला सत्र चल रहा था। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र किया, भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई। 10 साल में पहली बार सरकार बैकफुट पर नजर आई। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। जुलाई का ही महीना था। 29 जुलाई की तारीख थी। 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र चल रहा था। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया, महाभारत की कहानी सुनाई, चक्रव्यूह का किस्सा बताया और बता दिया कि इंडिया गठबंधन की राजनीति किस राह पर बढ़ने वाली है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। छक, सफेद टी शर्ट, हल्की बढ़ी दाढ़ी और फुल कॉन्फिडेंस से सरकार पर तीखे वार। राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं ऐसे ही नजर आते हैं। सरकार वही है, लेकिन राहुल गांधी के शब्दों में पहले से कहीं ज्यादा तेज धार है, जो सीधे सत्ता को ललकारती है। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। बदला अंदाज है, बदले हुए तेवर हैं और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी को घेर रहे थे, तो जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आया। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। अभी तो नई सरकार बने 2 महीने हुए हैं, लेकिन संसद में राहुल और अखिलेश यादव की जिस तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही है वो बताती है कि यूपी के लड़कों की साझेदारी लंबी चलने वाली है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल अखिलेश सरकार पर क्यों हमलावर हैं? यूपी के 2 लड़के सरकार के लिए कितनी चुनौती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल और अखिलेश के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? नीच का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो या फिर बजट, संसद में जब भी मौका मिला राहुल और अखिलेश की गजब की जुगलबंदी देखने को मिली है। दोनों ने लगातार और एक ही अंदाज में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। संसद के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी यूपी के लड़कों की जोड़ी सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती दे रही है। दोनों आत्मविश्वास से लबालब हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में बीजेपी की करारी हार। यूपी में जिस तरह से राहुल और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी की राह में स्पीड ब्रेकर बनी, उसकी कल्पना राजनीति के शायद किसी जानकार ने ही की होगी। जो बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही थी, वो एक दशक पीछे चली गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका फैजाबाद सीट पर लगा।
अयोध्या भगवान राम की नगरी, जहां आस्था और आध्यात्म का संगम है। उसी अयोध्या में 500 साल बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या का कायाकल्प हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फैजाबाद में बीजेपी के लिए चुनावी हार कोई पहली बार नहीं थी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के बाद से भगवा पार्टी को इस सीट पर 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी फैजाबाद में चुनाव पहली बार नहीं हारी है। 2024 के बाद बीजेपी ने फैजाबाद सीट पर लगातार जीत हासिल की। इस बार राम मंदिर बनने से भगवा पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा न हो सका। फैजाबाद के साथ ही बीजेपी ने 29 सीटें खो दी, जिनमें से कई सीटें उस रूट पर पड़ती थीं, जिसे राम वन गमन पथ माना जाता है। यही वजह है कि फैजाबाद में मिली जीत से इंडिया गठबंधन को नई एनर्जी मिल गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई थीं। इस तरह बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ है। साफ है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्मे से बीजेपी को जो उत्थान मिला था, उसका असर यूपी में कम होता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में फिर से सत्ता हासिल करने का मुफीद मौका नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। नतीजों के बाद बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी टूटने के बजाय संसद से सड़क तक मजबूत होती दिख रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी को बीजेपी भी शिद्दत से महसूस कर रही है। इसका अंदाजा संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लगाया जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है। बीजेपी जानती है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है और समाजवादी पार्टी को ताकत। अगर दोनों पार्टियां इसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं, तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आई है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन तब दोनों की जोड़ी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही थी। लेकिन 24 में सियासी हालात बदल चुके हैं। यूपी को ये साथ पसंद है। आपको ये नारा याद ही होगा। करीब 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में ये नारा काफी सुर्खियों में था। यूपी के ही 2 लड़के यूपी में बीजेपी का रथ रोकने के लिए साथ आ गए थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मजबूत गठबंधन हुआ था। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप रहा था।
हालात ये थे कि हार के बाद दोनों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा था, लेकिन 2024 में राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री ने तो कमाल किया ही। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भी गजब का तालमेल नजर आया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बड़ा शानदार काम करके दिखाया है और देश में एक वोट बैंक है जो इन दोनों के साथ आने से बटा नहीं, और वो है अल्पसंख्यक यानी विशेष करके मुसलमानों का वोट। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और अगर वो इन दोनों के साथ आने से जुड़ा रहता है तो ये इनकी बड़ी सफलता होगी। अब अगर ये दलितों का एक हिस्सा अपने पक्ष में कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर इनके लिए बड़ी सफलता होगी। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन लेकर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश का टारगेट अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लामबंद हैं, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। ऐसे हालात में राहुल और अखिलेश यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के दो लड़कों के सियासी अटक को सीरियसली ले रही है।